गुड इवनिंग बच्चों। आज से हम अपना पहला चैप्टर जो कि भूगोल से संबंधित है, आपके सामाजिक ज्ञान पुस्तक के भूगोल का चैप्टर है पहला, भारत आकार व स्थिति, इसको पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर आपको भारत की वैश्विक स्थिति के बारे में बताया गया, यानी कि एक ग्लोब के अंदर भारत कहाँ स्थित है उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। स्थिति के बाद अगर हम बात करें तो उसका आकार कैसा है, उसका विस्तार कितना है, उसको हम किस तरह से समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए, हम पूरे भारत को यानी कि अपने देश को, अब किसी भी क्षेत्र को, दुनिया में बहुत से देश हैं, किसी भी देश को हम अपनी आंखों से पूरे तरीके से नहीं देख सकते। इसके लिए हम मैप का सहारा लेते हैं और मैप के जरिए या ग्लोब के जरिए हम उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हम हमारे ही देश की बात करेंगे, हमारे देश की स्थिति, विस्तार और उसके आकार के बारे में बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत का नक्शा हमारे सामने सबसे पहले दिमाग में आता है और वो यह नक्शा इस प्रकार का है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा भारत का नक्शा जारी किया जाता है और उसकी जो वास्तविक स्थिति है, उस वास्तविक स्थिति को एक निश्चित पैमाने के द्वारा चित्रित करने का प्रयास जो है उनके द्वारा किया जाता है, जिसे हम मानचित्र कहते हैं। इस मानचित्र के अंदर जो हम भारत की बात कर रहे हैं, ये भारत ग्लोब में कहाँ स्थित है, यह जानना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, विश्व के अंदर 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। उस एशिया महाद्वीप के दक्षिण हिस्से में और भारत जैसा उपमहाद्वीप पाया जाता है। इसको मैं उपमहाद्वीप इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत एक विशाल देश होने के साथ साथ, क्योंकि ये विश्व का 2.4% हिस्सा रखता है, एक विशाल देश होने के साथ साथ बहुत सी जलवायु और भौतिक विभिन्नताएं भी रखता है, सांस्कृतिक विविधताएं भी रखता है। इन कारणों से इसे एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जा सकती है और इसे आप बड़ी आसानी से एशिया महाद्वीप में पहचान सकते हो। दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। उस हिंद महासागर, क्योंकि हिंद महासागर इसे तीनों दिशाओं से स्पर्श करता है, तो भारत की स्थिति को हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर नक्शे में, विश्व के नक्शे में या ग्लोब में अगर हम बताना चाहें तो हम कह सकते हैं भारत दक्षिणी एशिया का एक बड़ा देश है। अब केवल इतना सा बता देना काफी नहीं होता। किसी मानचित्र में देश की स्थिति को इंगित करने के लिए अक्षांश और देशांतर का सहारा भी लिया जाता है। आपने छोटी कक्षाओं में अक्षांश देशांतर पढ़ा होगा। अक्षांश का अर्थ होता है ग्लोब पर पाई जाने वाली आड़ी रेखाएं और खड़ी रेखाएं देशांतर रेखाएं होती हैं। जो अक्षांश रेखाएं हैं वे वृत्ताकार होती हैं और भूमध्य रेखा से, यानी कि मध्य से, जो कि 0 डिग्री है, जिसे आप भूमध्य रेखा कहते हो, उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ जाते हुए उन वृत्तों का आकार छोटा होता चला जाता है। इसी प्रकार देशांतर रेखाएं जो हैं उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ती हैं। तो इन दोनों को मिला करके हम किसी भी देश की वास्तविक स्थिति को ग्लोब के अंदर या पृथ्वी के अंदर उसकी स्थिति को दर्शा सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं। तो यहीं से मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले देखो, भारत की अक्षांशीय स्थिति की बात अगर मैं करूं तो अक्षांशीय स्थिति इसकी स्टार्ट होती है 8 डिग्री 4 मिनट से और 37 डिग्री 6 मिनट, ये मैंने लिखा हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये भारत की अक्षांशीय स्थिति। इसमें मैंने दोनों तरफ उत्तर शब्द का यूज किया है क्योंकि भारत पृथ्वी पर या ग्लोब में अगर हम देखें तो 0 डिग्री से ऊपर है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में होने की वजह से इसका ये जो अक्षांशीय स्थिति है, दोनों ही स्थिति उत्तरी अक्षांश के रूप में जानी जाती है। वहीं दूसरी बात करें हम देशांतर की, तो ये वाला हिस्सा जो पश्चिमी हिस्सा है भारत का, यहां से इसकी स्टार्टिंग होती है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, यहां पर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। यहां भी मैंने पूर्व शब्द का यूज किया। दोनों साइड पूर्व इसलिए क्योंकि हमारी जो स्थिति है, देश की जो स्थिति है, वो अगर हम ग्रीनविच रेखा को आधार माने तो हम पृथ्वी के पूर्वी गोलार्ध में पाए जाते हैं। जैसे इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं, ये पृथ्वी है, ग्लोब है, और मैं इसे जब 0 डिग्री के रूप में डिवाइड करूं और ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा के रूप में, तो ये हिस्सा आपका कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और ये हिस्सा कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध।
इसी प्रकार ये हिस्सा कहलाएगा पश्चिमी गोलार्ध और ये हिस्सा कहलाएगा पूर्वी गोलार्ध। तो भारत वास्तव में इस स्थिति पर पृथ्वी पर उपस्थित है, इसलिए हम पूर्वी देशांतर शब्द का यूज करते हैं। अब मैंने यहाँ पर दो रेखाएं और खींची हैं जो भारत को एक प्लस के निशान की तरह काट रही हैं। इसमें जो ये मध्य से गुजर रही है यह अक्षांश रेखा है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है और ये भारत के लगभग मध्य से ऊपर भी गुजरती है। यह 8 राज्यों को स्पर्श करती है, जिनके बारे में भी हम यहाँ पढ़ सकते हैं, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये वो 8 राज्य हैं जिन्हें काटते हुए या स्पर्श करते हुए यह कर्क रेखा गुजर रही है। इसके बाद अगर हम बात करें इस खड़ी रेखा की, जो कि हमारी देशांतर रेखा है, ये देशांतर रेखा भारतीय मानक समय रेखा है। भारतीय मानक समय रेखा भी इसे कहा जा सकता है, प्रधान देशांतर रेखा इसे कहा जा सकता है, प्रधान यामयोत्तर रेखा इसे कहा जा सकता है, यानी कि एक ही नाम के कई अन्य नाम भी, भौगोलिक नाम इसके दिए हुए हैं। तो ये जो भारतीय मानक समय रेखा है यह है 83.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, यह भी लगभग भारत के बीचों बीच से ली गई है। तो यह भारत के समय को निर्धारित करती है, जिसकी वजह से पूरे भारत में एक ही समय निर्धारित होता है। कर्क रेखा भारत को बीचों बीच से काटती है। इस कर्क रेखा के कारण यह ऊपरी भाग जो है शीतोष्ण कटिबंध में आता है, तो यह दक्षिण का जो हिस्सा है यह उष्ण कटिबंध में आता है, जो कि हमने जलवायु के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। तो ये शीतोष्ण कटिबंध का हिस्सा है, ये आपके उष्ण कटिबंध का हिस्सा है। वहीं अगर मैं इसके पड़ोसी राज्यों की बात करूं तो उसमें पश्चिम की तरफ पाकिस्तान, जिसमें राजस्थान से इसकी सीमा टच होती है। पाकिस्तान के अलावा यहाँ पर अफगानिस्तान से भी हल्की सी सीमा स्पर्श होती है। यहाँ पर तिब्बत का एरिया आ जाता है, जो कि आपके चीन से संलग्न है, तो चीन का एरिया आप इसे कह सकते हो। यहाँ पर नेपाल आ जाएगा, इधर भूटान आ जाता है, इधर म्यांमार, और यहाँ पर आपके बांग्लादेश जो लगभग चारों दिशाओं से भारत से घिरा हुआ पाया गया। इधर हमने हिंद महासागर को कुछ नाम दिए। हिंद महासागर को दो हिस्सों में बांट करके उन्हें नाम दे दिया। एक तरफ हमने नाम लिया पश्चिम की तरफ अरब सागर का, दूसरी तरफ नाम लिया हमने बंगाल की खाड़ी का। तो यह जो जलीय भाग है हिंद महासागर का ही हिस्सा है, जो भारत को तीन ओर से घेरे हुए है, इसलिए भारत को प्रायद्वीप का दर्जा भी दिया जाता है। भारत एक क्या है, प्रायद्वीप की श्रेणी में भी आता है। तो इस प्रकार से हमें भारत की स्थिति और आकार के बारे में पता चल रहा है। एक और चीज मैं बता दूं, भारत के जब हम नक्शे की बात करते हैं, मानचित्र की बात करते हैं, तो ये विश्व का सबसे सुंदर मानचित्र भी दिखाई देता है। आप देख ही सकते हैं, किसी भी देश का मानचित्र इतना सुंदर व्यवस्थित नहीं मिलता जितना हमारे देश का दिखाई देता है। इसके कई फायदे भी हमें मिले हैं। जैसे यहाँ पर हम बात करें तो कटी पटी जो तटरेखा है उसने हमें बहुत बड़ा समुद्री क्षेत्र दिया है, जिससे हमें जल की समस्त सुविधाएं प्राप्त हुई हैं और जल के जितने भी फायदे हैं वो हमें प्राप्त हुए, जिसकी बात हम आगे कर सकते हैं। वहीं यहाँ पर 2 केंद्र शासित प्रदेश भी आपके जलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसे हम लक्षद्वीप कहते हैं और इसे हम अंडमान निकोबार समूह कहते हैं। तो यह क्षेत्र भी आपका जो है भारत के हिस्से में आता है। वहीं हम बात करें इसकी जो आकार इसका पाया जाता है, ये जो आकार है एक विषम कोणीय आकार इसका देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त अगर मैं आपसे बात करूं कि भारत की जो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दूरी है वह कितनी है, तो हम कह सकते हैं 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक इसकी जो चौड़ाई देखने को मिलेगी, और यहां से पश्चिम से पूर्व की जो इसकी लंबाई है वह 3214 किलोमीटर है। तो इस तरीके से आपके भारत के आकार, विस्तार व स्थिति के बारे में हमने आज बात की। इसके अतिरिक्त आगे जो अन्य जानकारियां चैप्टर में दी गई हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।